हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए थे, वो हम आपको आज की इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम के कितने सारे प्रकार होते हैं। इसके अलावा हम दो इंपॉर्टेंट अंतर यानी कि डिफरेंस देखेंगे, जिसमें पहला अंतर हम देखेंगे समयुग्मजीय व विषमयुग्मजीय के मध्य अंतर यानी कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के मध्य डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे वो हम देखेंगे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में, मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप में। सबसे पहले हम देखते हैं सिंड्रोम क्या होते हैं और सिंड्रोम के कितने सारे टाइप्स होते हैं, उनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, ये सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं सिंड्रोम है क्या। देखिए हमको पता है कि मानव की हर एक कोशिका में 23 जोड़े, कितने, मानव की हर एक कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है इन कोशिकाओं में 23 जोड़े की जगह यानी टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते, 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम। तो ये आपको समझना है कि मानव की हर एक कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है जीनों की संरचना में अचानक परिवर्तन आ जाता है, या किसी भी जीव के अनुवांशिक संगठन में अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो यानी आपको यहां पे सिंपल सा फंडा समझना है कि जब कभी क्या हो जाता है उत्परिवर्तन के कारण, मतलब अनुवांशिक गुणों में अचानक कोई परिवर्तन आता है जिस कारण क्या होता है इन गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता आ जाती है या कि कभी कभी कमी आ जाती है। मतलब कभी कभी गुणसूत्र 46 से कम भी हो जाएंगे, कभी कभी 46 से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में जो अधिकता या कमी आती है उसके कारण रोग उत्पन्न हो जाता है और इसी रोग को हम बोलते हैं सिंड्रोम। यानी सिंपल सी बात है कि मानव की हर एक कोशिका में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अब कभी कभी उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता आ जाती है, जिस चलते रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिन रोगों को हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो सिंड्रोम यहां पे हम देखेंगे कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। और सिंड्रोम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे पूछ लिया जाएगा। चलिए सबसे पहला हमारा प्रकार है डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम में हम समझते हैं क्या होता है। डाउन्स सिंड्रोम में देखिए क्या होता है कि जो 21वां जोड़ा होता है, टोटल हमने कितना बताया कि हर एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्रों में से जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, 21वें नंबर के जोड़े में देखिए 21वें नंबर का जो जोड़ा है, 21वें नंबर के जोड़े में क्या हो जाता है ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? ट्राइसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र की वृद्धि। किसी भी गुणसूत्रों के जोड़ों में अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी में आपको समझना है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्र की जो 21वीं जोड़ी होती है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, यानी एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, जिस चलते 46 की जगह टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं और इस प्रकार से इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो देखिए यह एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें क्रोमोसोम की 21वीं जोड़ी में क्या होता है 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति की आप देखेंगे 16 से 17 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। जो पीड़ित व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति का कद भी छोटा हो जाता है, ज्यादा हाइट नहीं बढ़ पाती है पीड़ित व्यक्ति की। इसके अलावा जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका सिर कैसा हो जाता है, एकदम गोल मटोल हो जाता है। इसके अलावा जो जीभ होती है वो भी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, आंखें तिरछी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है किसके, डाउन्स सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के अंदर। तो डाउन्स सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो शुरुआती क्षणों में उसके ये लक्षण दिखाई देते हैं। 16 से 17 वर्ष की अवस्था में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, डाउन सिंड्रोम का मतलब है एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें कि टोटल 21वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र का 21वां जोड़ा, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है जिस चलते 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ट्राइसोमी हो जाती है। तो 21वें जोड़े की ट्राइसोमी कहलाती है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के अंदर कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। आंखें तिरछी हो जाती है उसका कद छोटा हो जाता है, ज्यादा वृद्धि में ग्रोथ नहीं कर पाता है व्यक्ति। इसके अलावा जो उसके सिर होते हैं ये क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, कद भी उसका क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हमारा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम की यदि बात करते हैं तो यहां पे आपको समझना है, जैसे आपने देखा कि 21वें जोड़े की ट्राइसोमी होती है तो उसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, उसी प्रकार अगर 18वें जोड़ी की ट्राइसोमी हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। तो सिंपल सी बात है कि
कि जो गुणसूत्र का 18वां जोड़ी है, टोटल कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी में से जो गुणसूत्र का 18वीं जोड़ी है, इस 18वीं जोड़ी में क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाए तो 2 की बजाय कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? इसमें भी 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो जब 2 गुणसूत्रों की बजाय एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? 18वीं जोड़ी की ट्राइसोमी हो जाएगी। ट्राइसोमी का मतलब है कि टोटल 3 गुणसूत्र हो जाएंगे जोड़े में। तो 18वीं जोड़ी में 2 गुणसूत्र की जगह 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी कि ट्राइसोमी हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को या इस सिंड्रोम को हम बोलेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली जो है महिलाओं में अधिक होता है। किसमें होता है? महिलाओं में, यानी कि फीमेल्स के अंदर यह रोग अधिक होता है। तथा यदि बच्चों में यह रोग होता है तो उनमें जो वृक्क होता है, यानी जो किडनी होती है, इसके अलावा हृदय संबंधी विकार जो है उत्पन्न हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एडवर्ड सिंड्रोम हो गया है, यानी 18वीं जोड़ी की ट्राइसोमी हो गई है, तो उस व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि वृक्क यानी कि किडनी से संबंधित समस्याएं हमेशा बनी रहेगी। और इसके अलावा जो हृदय संबंधी विकार है, यानी कि हार्ट से संबंधित डिसीज जो है उत्पन्न हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है किसके? एडवर्ड सिंड्रोम के। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सिंड्रोम, जो कि हमारा है टर्नर सिंड्रोम। चलिए, ये दो सिंड्रोम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, यह 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है। आपने 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी देखी, डाउन सिंड्रोम। 18वें जोड़ी की ट्राइसोमी आपने देखी, एडवर्ड सिंड्रोम। अब आते हैं 13 की ट्राइसोमी यानी पटाउ सिंड्रोम। तो 13वें जोड़ी में अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो अभी आपने देखा 21वीं जोड़ी, फिर आपने देखा 18वीं जोड़ी। अब जो गुणसूत्र के टोटल 23 जोड़े होते हैं, उसमें से 13वें नंबर का जो जोड़ा होगा, गुणसूत्र के 13वें नंबर का जो जोड़ा होगा, उसमें अब 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, 2 की बजाय जब 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी कि एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 13वीं जोड़ी की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। तो 13वें जोड़ी में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और इसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी। तो 13वें जोड़ी में अगर ट्राइसोमी होती है तो उसे हम बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। अब देखिए, पटाउ सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो यह रोग अधिकतर आप देखेंगे कि जो अधिक आयु की माताएं होती है, मतलब ज्यादा उम्र की जो लेडीज होती हैं, वो अगर किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उस बच्चे के अंदर आप देखेंगे इस रोग के होने की संभावना सबसे अधिक होती है। मतलब अधिक उम्र की अगर माताएं किसी बच्चे को जन्म देती है तो उन बच्चों के अंदर पटाउ सिंड्रोम होने की संभावना सबसे अधिक होती है। देखिए, पटाउ सिंड्रोम से क्या क्या स्थिरता उत्पन्न हो सकती है? तो सबसे पहले तो मानसिक विकार। मानसिक विकार का मतलब है जो मेंटली तनाव है, मेंटली जो पूरा विकास है, डेवलपमेंट है, वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। इसके अलावा 5 से अधिक अंगुलियां, आप देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति के अंदर 5 से अधिक उंगलियां यानी कि 6 उंगलियां निकल आती है। तो इस प्रकार से 5 से अधिक अंगुलियों का निकल आना, यह भी पटाउ सिंड्रोम का ही लक्षण होता है। तो ये लक्षण इंपॉर्टेंट है, दोनों लक्षण इसको आपको याद रखना है। जो छोटा सिर होता है, सिर मतलब मानसिक विकसित नहीं हो पाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति का दिमाग अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है, सिर अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है, तथा 5 से अधिक अंगुलियां जो है व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाती है अगर टर्नर सिंड्रोम, अगर पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर। तो पटाउ सिंड्रोम आपने देखा कि 13वें जोड़ी की गुणसूत्र जो होती है, उसमें 13वें जोड़ी में अगर ट्राइसोमी हो जाता है, यानी कि 13वें जोड़ी में 2 की बजाय अगर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आप देखेंगे पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। और लक्षण तो आपने देख ही लिया कि मानसिक विकसित नहीं हो पाएगा व्यक्ति, इसके अलावा 5 से अधिक अंगुलियां व्यक्ति के अंदर निकल आती है। चलिए, अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम में आप क्या देखेंगे? देखिए, अभी तक आप क्या देख रहे थे? जितने भी हमने जोड़े देखे हैं सब हमने ऑटोसोमल देखे हैं। ऑटोसोमल का मतलब है, हमने आपको बताया था कि जो टोटल 23 जोड़े होते हैं मानव की हर एक कोशिका में गुणसूत्र, उसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है, जिसको कि अपन लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था? ऑटोसोमल डिसीज हो रही थी। जो ऑटोसोम होते थे 22वें जोड़े के अंदर के गुणसूत्र, उनमें अभी तक ट्राइसोमी हो रही थी। अब यहां पे हम लिंग गुणसूत्रों में देखेंगे अधिकता या कमी होगी तो कौन सा सिंड्रोम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में देखिए क्या होता है, इस सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति होता है, उसमें 2 लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अर्थात लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाती है? मोनोसोमी हो जाती है। इससे पीड़ित जो महिलाएं होती है उनका कद छोटा हो जाता है, तथा जननांग यानी कि आप देखेंगे जो अंडाशय वगैरह हैं, ये जो है कम विकसित होते हैं। यानी मेनली जो है ये अधिकतर महिलाओं के अंदर पाया जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जो लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र में आपको पता है XX गुणसूत्र होता है, किसी भी महिला के अंदर 2 XX गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र में क्या होगा? 22 जोड़े गुणसूत्र तो रहेंगे, 22 जोड़े गुणसूत्र तो सेम रहेंगे।
जो कि ऑटोसोम होते हैं। इसके अलावा जो लिंग गुणसूत्र है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम तो रहेगा, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एक एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर लिंग गुणसूत्रों में मोनोसोमी हो जाती है, अर्थात एक लिंग गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, तो उसके चलते आप देखेंगे टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। और टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई महिला है तो उसका कद भी छोटा हो जाता है। इसके अलावा जो उसके जननांग होते हैं, जैसे अंडाशय वगैरह होते हैं, अंडवाहिनी वगैरह, ये अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, यानी कि विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ये आपने देखा टर्नर सिंड्रोम क्या है और टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो भी महिलाएं हैं उनके अंदर क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकता है। तो टर्नर सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, मोनोसोमी हो जाती है, अर्थात दो एक्स गुणसूत्रों में से महिलाओं में एक ही एक्स गुणसूत्र दिखाई देगा, एक एक्स गुणसूत्र जो है गायब हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बचेंगे, 45। तो आप देखेंगे 45 गुणसूत्र ही बचेंगे, एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चलिए अगला है हमारा लास्ट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आप देखेंगे, अभी आपने देखा कि लिंग गुणसूत्र में मोनोसोमी हो गई थी, अब आप देखेंगे कि लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। यानी अगर दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जैसे किसी भी मान लीजिए मेल के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें जोड़े में, तो उसमें एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इस सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई मानव है तो उसमें दो के स्थान पर तीन लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से क्या होगा, दो तो एक्स गुणसूत्र होंगे और एक जो है वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, अगर किसी मानव के अंदर, किसी पुरुष के अंदर क्या हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, तो उसका जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उसमें दो एक्स गुणसूत्र हो जाएंगे और एक वाई गुणसूत्र हो जाएंगे, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम यहां पे आ जाएगा। और इस सिंड्रोम से अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के वृषण जो होते हैं तथा बाकी के जननांग जो होते हैं ये अविकसित होते हैं। अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसी भी मानव के अंदर हो गया है, चूंकि ये अधिकतर मानवों के अंदर, पुरुषों के अंदर ही होता है, तो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया तो उसके वृषण जो है अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो जननांग होते हैं, जेनाइटल एरिया होते हैं, ये भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा पुरुषों में क्या होता है, स्तनों का अधिक विकास हो जाता है। देखे होंगे कभी कभी किन्हीं किन्हीं पुरुषों के अंदर स्तनों का विकास ज्यादा मात्रा में हो जाता है। यह एक प्रकार की डिसीज होती है या रोग होती है जिसको हम बोलते हैं गाइनेकोमेस्ट्रिया। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गाइनेकोमेस्ट्रिया, जिसे आप देख सकते हैं गाइनेकोमेस्ट्रिया बोलते हैं। तो कभी कभी पुरुषों में जो स्तन ग्रंथियां होती है, स्तन होते हैं, उसका विकास ज्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं गाइनेकोमेस्ट्रिया। तो ये किसके कारण होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर किसी गुणसूत्र में, लिंग गुणसूत्र में अगर ट्राइसोमी हो जाती है, एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसके जननांग अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगे और उसके अंदर एक समस्या और देखने को मिलेगी कि स्तन जो है ज्यादा मात्रा में विकसित हो जाते हैं और यह एक प्रकार का रोग होता है। कभी कभी इसमें गांठें बन जाती है और जिसका कि फिर बाद में ऑपरेशन वगैरह करके निकलवाया जाता है या कि इसको बराबर करवाया जाता है। तो इस प्रकार से इस रोग को हम फिर गाइनेकोमेस्ट्रिया कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि पांचों के पांचों जो सिंड्रोम के प्रकार हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। 5 ही सिंड्रोम है और आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से 5 सिंड्रोम में से कोई ना कोई सिंड्रोम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। इसके बाद दो हम इंपॉर्टेंट अंतर देखेंगे, जिसमें से पहला अंतर हमारा है समयुग्मजी व विषमयुग्मजी के मध्य, यानी कि डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। चलिए समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के मध्य डिफरेंस देखते हैं, यानी अंतर की यदि हम बात करते हैं तो समयुग्मजी में क्या होता है। देखिए सपोज करिए हमने किसी एक लक्षण लिया, अब उस एक लक्षण के लिए हम अगर दो कारक या एलील को ले रहे हैं तो दोनों कारक या एलील अगर एक समान है तो उसे हम बोलते हैं समयुग्मजी। तो समयुग्मजी का मतलब है कि इसमें किसी एक कारक अर्थात जीन के दोनों एलील क्या होंगे, समान होंगे। सपोज करिए हमने किसी कारक या एलील की कारक या जीन को लिया है, उस कारक या जीन के दोनों एलील, अगर दो एलील हम ले रहे हैं और दोनों एलील अगर कैसे हैं, दोनों एलील अगर आप देखेंगे कि एक समान है, क्या है, दोनों एलील अगर एक समान है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समयुग्मजी। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है, पहला नंबर आपको क्या लिखना है डिफरेंस में, कि इनमें एक कारक अर्थात जीन के लिए दोनों एलील, जो दो हम एलील लेंगे कारक के लिए, एलील जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला डिफरेंस में आपको लिखना है कि इसमें एक कारक अर्थात जीन के लिए दोनों एलील, या आप लिख सकते हैं युग्म विकल्पी, एलील की जगह आप क्या लिख सकते हैं, युग्म विकल्पी। तो किसी एक लक्षण के लिए दोनों एलील या कारक जो है अगर समान होते हैं तो उसे हम बोलते हैं समयुग्मजी। सिंपल सी बात है। अब आप बात करते हैं विषमयुग्मजी की, यानी कि हेट्रोजाइगस की। तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा
हेट्रोजाइगस में बस इसका अपोजिट लिखना है आपको। कैसे लिखना है आपको? तो देखिए इसमें आपको लिखना है कि इसमें किसी कारक या जीन के लिए दोनों एलील जो है असमान होते हैं। हमने लिख भी दिया यहां पे असमान होते हैं, पूरा आपको सेम यही लिखना है, बस यहां पे आपको समान की जगह क्या लिख लेना है? असमान लिख लेना है। यानी आपको इसमें लिखना है कि इसमें एक कारक अर्थात जीन के लिए दोनों एलील क्या होते हैं? इसमें अर्थात एक कारक या जीन के लिए दोनों एलील जो होंगे, एलील क्या होंगे? इसमें असमान होंगे। एलील जो है क्या होंगे? असमान होंगे। सपोज करिए इसमें हमने लंबे पौधे के लिए जीन लिया कैपिटल टी दोनों समान है, लेकिन यहां पे भी अगर हम लंबे पौधे लेंगे तो यहां पे लंबे पौधों के लिए जीन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका मतलब वो विषम युग्मजी है। क्यों? क्योंकि जीनों की संरचना जो है अलग अलग है। तो समयुग्मजी का मतलब है कि किसी एक लक्षण के लिए अगर हम दो कारक या एलील ले रहे हैं और वो कारक या एलील समान है तो उसे हम बोलेंगे समयुग्मजी। लेकिन किसी लक्षण के लिए अगर हम दो कारक या एलील ले रहे हैं और दोनों कारक या एलील असमान हैं, अलग अलग हैं, तो उसे हम बोलेंगे विषम युग्मजी। पहला डिफरेंस आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा डिफरेंस यहां पे इजीली हम समझते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? जब जनन होता है, किसमें वो जनन होता है? जब जनन का समय होता है तो जनन के समय केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। देखिए समयुग्मजी में क्या होता है? दोनों कारक या एलील समान प्रकार के होते हैं, तो उसमें से जो युग्मक बनेंगे, जैसे सपोज करिए यहां पे कैपिटल टी है। अब कैपिटल टी से जब युग्मक बनेंगे तो क्या होंगे? दोनों कैपिटल टी अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब जब युग्मक बनेगा तो कैपिटल टी बनेगा और कैपिटल टी ही बनेगा। यानी सिंपल सी बात है कि इसमें जनन के समय युग्मक जो है एक ही प्रकार के बनते हैं। तो इसमें दूसरा डिफरेंस आपको लिखना है कि जनन के समय युग्मक एक ही प्रकार के बनते हैं। और इसमें आपका दूसरा डिफरेंस हो जाएगा कि जनन के समय, इसमें आपका क्या हो जाएगा? जनन के समय जो युग्मक बनेंगे, युग्मक कैसे बनेंगे? युग्मक असमान प्रकार के बनेंगे। इसमें जो जनन के समय युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे? असमान प्रकार के बनेंगे। तो दूसरा डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि जनन के समय इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं और इसमें जनन के समय जो है असमान प्रकार के या अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब आप कहेंगे कि अलग अलग प्रकार के युग्मक कैसे बनेंगे? तो देखिए यहां पे आपको समझना है अलग अलग प्रकार के युग्मक कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी लक्षण के लिए ऐसे दो एलील लिए, जैसे मान लीजिए लंबे पौधे हैं। अब लंबे पौधे के लिए हम कोई विषम युग्मजी वाला एलील लेते हैं। जैसे मान लीजिए लंबे पौधे को हम दर्शाएंगे कैपिटल टी से, तो अगर एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, ठीक, तो ये क्या है? ये लंबे पौधे तो हैं लेकिन कैसे हैं? विषम युग्मजी हैं। अर्थात एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी। कारक या एलील क्या है? दोनों के दोनों एलील जो है कैसे हैं? यहां पे आप देख रहे हैं दोनों के दोनों एलील कैसे हैं? असमान है। तो जब इसमें से युग्मक बनेंगे तो एक तो कैपिटल टी बनेगा आपका और एक क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा। यानी इसमें जब युग्मक बनेंगे तो कैसे बनेंगे? असमान प्रकार के बनेंगे। तो सीधी सी बात है, दूसरा डिफरेंस आपको क्या लिखना है कि युग्मक हमेशा एक ही प्रकार के बनते हैं और युग्मक इसमें जो है अलग अलग प्रकार के बनते हैं या असमान प्रकार के बनते हैं। ये आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा डिफरेंस भी आपका तैयार हो चुका है। एक आखिरी डिफरेंस और समझते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जब इनमें स्वपरागण की क्रिया होगी, जब स्वपरागण की क्रिया होती है समयुग्मजी पौधों में, तो समयुग्मजी पौधों में जब स्वपरागण की क्रिया होगी तो जो संततियां बनेंगी, जो भी संततियां बनेगी वो अपने जनकों के समान ही होंगी। समजीनी प्रकार की होंगी, समजीनी प्रकार की और समलक्षणी प्रकार की। समलक्षणी का मतलब क्या है? लक्षण में भी समान प्रकार के बनेंगे। मतलब सिंपल सा है कि अगर किसी भी समयुग्मजी पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है और उसके परिणाम स्वरूप जो पुत्रियां बनती हैं, यानी जो संततियां बनती है, तो संततियां जितनी भी बनेंगी वो अपने जनक के समान ही लक्षणों में भी समान रहेंगी और जीन की संरचना में भी उसी प्रकार लगभग मिलती जुलती प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें जो संततियां बनती है स्वपरागण के बाद, संततियां जो है जनकों के समजीनी व समलक्षणी प्रकार की होती हैं। अब इसमें आप देखेंगे इनमें जो संततियां बनेंगी, संततियां जो होती है, जितने भी संततियां बनेगी, संततियों में प्रभावी व अप्रभावी, संततियां जो बनेगी विषम युग्मजी में, तो संततियां जो बनेगी संततियों में प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार की संततियां बनेगी। प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार की आप देखेंगे इसमें संततियां बनती है। संततियां प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार की बनती हैं, यानी दोनों प्रकार के लक्षण वाली संततियां जो है प्राप्त होगी, प्रभावी लक्षण वाली भी और अप्रभावी लक्षण वाली भी। तो संततियां प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार की बनती हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा डिफरेंस। तो चलिए तीनों डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। पहला डिफरेंस है कि इनमें एक कारक अर्थात
जीन के लिए दोनों एलील समान होते हैं। इसमें एक कारक या जीन के लिए दोनों एलील क्या होते हैं, असमान होते हैं। इसमें आपको याद रखना है जनन के समय युग्मक एक ही प्रकार के बनते हैं और इसमें जनन के समय युग्मक जो है असमान प्रकार के बनते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के बनते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जब स्वपरागण होता है तो संततियां जो बनती है वो अपने जनकों के समान ही होती है, जीनों की संरचना में भी और लक्षणों में भी, अर्थात बाह्य रंग रूप में भी और जीनों की संरचना में भी। लेकिन इसमें आप देखेंगे जो संततियां प्राप्त होगी उसमें कुछ प्रभावी संततियां प्राप्त होगी और कुछ अप्रभावी संततियां प्राप्त होती है। तो ये तीनों डिफरेंस है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आसानी से इसका ले सकते हैं। अपनी भाषा में आप अंतर को आप इजिली अपनी आसान भाषा में लिखा करिए। आप बुक की भाषा में भी लिख सकते हैं बट अपनी भाषा में लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। आप ये मत सोचिए कि अगर इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, और बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। चलिए इसके बाद हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप में अंतर, यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप के मध्य थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस समझते हैं। चलिए जीनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो जीनोटाइप में सिंपल सी बात है, जीनोटाइप में आप क्या देखेंगे, जीनोटाइप में आप देखेंगे जीनोटाइप जो है किससे संबंधित होती है, तो जीनोटाइप जो होती है ये जीनों के संगठन को व्यक्त करती है। जीनोटाइप जो है यह जीनों के संगठन को व्यक्त करती है। संगठन का मतलब है जीनों की संरचना। तो जीनोटाइप जो होती है ये क्या करती है, जीनों के संगठन को व्यक्त करती है। संगठन का मतलब क्या है कि कोई भी जीन किन किन प्रकार के एलील से मिलकर के बना है उसके संगठन को दर्शाती है। यानी जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने लाल पुष्प लिया। क्या लिया हमने, जैसे मान लीजिए हमने लाल पुष्प लिया, तो लाल पुष्प के लिए हम क्या लिखते हैं, लाल पुष्प के लिए हम दो कारक या एलील लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे। तो ये कारक या एलील जो होते हैं, कारक या एलील जो है जीन की संरचना हो गई। तो जीन की संरचना इसमें कैसी है, कैपिटल आर है। वहीं सफेद के लिए हम क्या लेंगे, सफेद अगर मान लीजिए पुष्प है तो सफेद पुष्प के लिए हम क्या ले सकते हैं, स्मॉल आर ले सकते हैं। मतलब व्हाइट अगर फ्लावर है हमारे पास तो व्हाइट फ्लावर के लिए हम क्या ले सकते हैं, स्मॉल आर। तो सिंपल सा मतलब क्या समझ में आया हमको कि जीन प्ररूप या जीनोटाइप जो होता है यह किसी भी जीव के जीनों के संगठन को व्यक्त करता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, पहला डिफरेंस आपको लिखना है कि जीन प्ररूप या जीनोटाइप जीनों की, किसी भी जीव के जीनों की संरचना या संगठन को व्यक्त करता है। पहला डिफरेंस सिंपल सा बनाना है कि जीन प्ररूप जो होता है यह किसी भी जीव के जीनों की संरचना को या संगठन को व्यक्त करता है, आपको पहला लिखना है। फिर आपको लक्षण प्ररूप साइड क्या लिखना है कि यह किसी भी जीव के बाह्य आकार की लक्षण को दर्शाता है। यानी बाह्य आकार की लक्षण का मतलब है कि उसका रंग रूप कैसा है, आकार आकृति कैसी है। तो इस प्रकार से अगर ये सभी लक्षण दर्शाता है कोई भी तो उसे हम बोलते हैं लक्षण प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप का मतलब होता है कि फिनोटाइप जो होता है किसी भी जीव की बाह्य आकार को दर्शाता है, यानी कि रंग रूप को दर्शाता है तथा उसका आकार आकृति कैसा है इसको दर्शाता है। तो पहला डिफरेंस तो सीधी सी बात लिखना है, जीन प्ररूप जीनों के संगठन को दर्शाता है, लक्षण प्ररूप किसी भी जीव के बाह्य आकार की रंग रूप को दर्शाता है। चलिए इसके बाद दूसरा डिफरेंस जो हमारा है, दूसरा डिफरेंस क्या कह रहा है कि जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर जीन प्ररूप का हम अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं तो जीन प्ररूप की स्टडी करके हम किसी प्रकार के जनकों के बारे में प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। मतलब यह है कि अगर हमको किसी भी संततियों के बारे में, अगर हम उसके जीनों का अध्ययन करते हैं, कोई भी संततियां हमारे पास है और अगर उसके जीनों का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके माध्यम से उनके जनक कैसे रहे होंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, जानकारी जो है प्राप्त की जा सकती है किसके बारे में, जनकों के बारे में। तो जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी जीन प्ररूप का मतलब है कि जीन प्ररूप का अध्ययन करके हम जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह दूसरा डिफरेंस आपको लिखना है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, लक्षण प्ररूप की, तो लक्षण प्ररूप में आपको याद रखना है कि जनकों के बारे में, जो भी जनक होते हैं आप देखेंगे जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या होता है, जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है। तो जनकों के बारे में अगर जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप लक्षण प्ररूप के माध्यम से, तो जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन होगा। तो जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या होता है, कठिन होता है। तो ये आपको दूसरा डिफरेंस लिख लेना है। तो किसी भी जनक के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो जीन प्ररूप के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं, जबकि लक्षण प्ररूप के माध्यम से अगर हम किसी भी जनक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। अर्थात ये एक प्रकार से कठिन प्रक्रिया होती है, इसमें इतना आसानी से हम पहचान नहीं कर सकते हैं, जनकों के बारे में आसानी से पता या पहचान नहीं कर सकते हैं। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या कह रहा है कि वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जो जीन प्ररूप होता है वो कभी भी वातावरण के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। देखिए अब अगर वातावरण मान लीजिए बदल भी गया, जैसे सपोज करिए गर्मी है
गर्मी के बाद बरसात आ गई, लेकिन हमारे गुणसूत्रों की जो संरचना है वो तो वही रहेगी, एक्स वाई रहेगी। क्या उसमें परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो जीनों की जो संरचना होती है उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि गुणसूत्रों के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? जीन, जो कि एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि अगर वातावरण में परिवर्तन भी होता है तो जीनों की संरचना या संगठन में परिवर्तन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जीनों की संरचना जो है हमेशा सेम बनी रहती है। तो आपको याद रखना है, वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो जीन प्रारूप होता है ये वातावरण द्वारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किसकी? लक्षण प्रारूप की, तो लक्षण प्रारूप में आप देखेंगे कि वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। तो अगर लक्षण प्रारूप की हम बात करें तो ये जो है वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित हो सकता है। तो लक्षण प्रारूप आप देखेंगे वातावरण से प्रभावित हो सकता है। जैसे आप नॉर्मली समझ सकते हैं ना, वातावरण का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप किसी प्लांट में ही देखें, कोई प्लांट देखेंगे आप कि ठंडी में वो प्लांट जो है बढ़िया से ग्रो करेगा, जैसे ही अत्यधिक गर्मी आएगी वो प्लांट झुलस करके क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, उखड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वातावरण के प्रभाव से किसी पौधे पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके रंग पर प्रभाव पड़ सकता है। पत्ती अगर हरी है तो पीली हो जाती है ज्यादा धूप में, किसी मटेरियल की वजह से, या आप कह सकते हैं किसी मिनरल की कमी के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई प्लांट है वो आकार में वृद्धि करना कम कर देता है। जैसे किसी मौसम में कोई प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, वही प्लांट किसी दूसरे मौसम में उतना बढ़िया से ग्रो नहीं करता है, जो कि उसके लिए अनुकूल नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वातावरण का प्रभाव हो रहा है किसी भी प्लांट के अंदर, तो या एनिमल के अंदर भी आप देखेंगे तो उनके बाएं आकार के लक्षण चेंज हो सकते हैं। जैसे रंग रूप को ही आप देख लीजिए, अत्यधिक धूप में आदमी रहेगा तो काला पड़ने लगेगी त्वचा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही रंग रूप की बात आती है या आकार आकृति की बात आती है, उसमें वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि लक्षण प्रारूप जो होता है वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होता है। तो वातावरण अगर प्रभावित हो रहा है तो उसके चलते जो है वातावरण से पूरा का पूरा लक्षण प्रारूपी अनुपात या लक्षण प्रारूप भी क्या होता है? प्रभावित होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट अंतर आपको याद कर लेना है। अब जीन प्रारूप की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी जो जीव का जीन प्रारूप होता है, एक और अंतर अगर आप लिखना चाहें तो किसी भी जीव का जो जीन प्रारूप होता है ये जीवन पर्यंत जो है एक समान बना रहता है। किसी भी जीव का जो जीन प्रारूप होता है वो क्या होता है? जीन प्रारूप जो होता है वो जीवन पर्यंत, जीन प्रारूप क्या होता है? जीवन पर्यंत आपको लिखना है, जीन प्रारूप जो होता है ये जीवन पर्यंत जो है एक समान बना रहता है। कैसा बना रहता है? एक समान बना रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति का जीन प्रारूप है तो वो जब तक उस व्यक्ति के अंदर जीवन रहेगा वो जीन प्रारूप जो है हमेशा एक समान बना रहता है। लेकिन यदि आप इसमें देखेंगे तो लक्षण प्रारूप जो है, लक्षण प्रारूप पे आप लिख सकते हैं कि लक्षण प्रारूप हमेशा एक सा नहीं बना रहता है, कभी भी वातावरण के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। ये आप चौथा डिफरेंस लिख सकते हैं। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको नहीं करा पाया था, इसको हमको पहले ही करा देना था। जब हमने आपको पूरा का पूरा मंडलवाद से संबंधित शब्दावली पढ़ाई थी तो उसमें हमने समयुग्मजी, विषमयुग्मजी भी आपको पढ़ाया था। हमने आपको उसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप भी पढ़ाया था। तो ये डिफरेंस बताना हमको छूट गया था। तो आज की इस वीडियो में हमने दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको करा दिया है, साथ ही साथ पूरा का पूरा सिंड्रोम हमने आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।